morning everyone. Hello dear friends and students. As you already know कि जो हम चैप्टर अभी डिस्कस कर रहे हैं वो आपकी सेकंड बुक का फर्स्ट चैप्टर है और ये इस सीरीज़ का लास्ट लेक्चर रहेगा. इसमें हमारे जो भी टॉपिक्स रह गए हैं हम उन सभी को कवर अप करेंगे. इज़ दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? यहाँ पर देखिए जो हम सबसे पहला पॉइंट डिस्कस करेंगे जो कि एक कॉमन क्वेश्चन है और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. इसमें सबसे पहला पॉइंट रहेगा आज़ादी के बाद, यानी कि भारत को जब स्वतंत्रता प्राप्त होती है तो उसके सामने कौन कौन सी चुनौतियां आती हैं. तो मुख्य रूप से 3 चुनौतियां आती हैं. उन्हीं तीनों को हम सबसे पहले शुरू करेंगे. उसके बाद हम विभाजन और उसके परिणामों की बात करेंगे कि विभाजन जो हुआ उसके क्या परिणाम निकले और विभाजन के क्या क्या कारण थे. इसको हम थोड़ा बहुत जो अपने प्रीवियस लेक्चर्स में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो ये हमारा थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा. उसके बाद राष्ट्र निर्माण में नेहरू की सोच, ये जो पॉइंट है ये आपके सिलेबस में न्यूली इंक्लूड है, तो इसके ऊपर प्रश्न आने के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा हैं. अभी केवी का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें भी इस तरीके के जो क्वेश्चंस हैं वो एमसीक्यू फॉर्मेशन में पूछे गए हैं. तो ये जो टॉपिक है ये अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. उसके बाद हम अपने लेक्चर का एंड करेंगे राज्य पुनर्गठन आयोग और उसकी सिफारिशों से. तो राज्य पुनर्गठन आयोग क्या है, कैसे काम किया, इसकी क्या सिफारिशें दी और भारत का इस पर क्या प्रभाव पड़ा, इन सभी मुद्दों की आज हम चर्चा करने वाले हैं. तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम शुरू करते हैं हम अपने आज की क्लास मेरे यानी लेक्चरर उदय कुमार के साथ. आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वो है राष्ट्र निर्माण और चुनौतियां. अब यहां पर कैसी चुनौती है जिसका भारत को सामना करना पड़ा. तो पहला हेडर हम क्या देखेंगे, आज़ादी के बाद या स्वतंत्र भारत के समक्ष, स्वतंत्र भारत के समक्ष चुनौतियां. देखिए चुनौतियां होती क्या हैं, सबसे पहले हम इस पर थोड़ा सा आपका ध्यान जो है वो आकर्षित करना चाहेंगे कि चुनौतियां किसको कहा जाता है. चुनौती एक्चुअल में वो वर्ड है जो अभी तक हमारे पास नहीं है, जो अभी तक हमारे पास नहीं है, वो गोल है जिसे हमें अचीव करना है. जब मैं आपके डेस्क पर बैठा होता था तो हमारे गुरुजी ने एक बात हमें समझाई थी कि आप अगर वो चाह रहे हैं जो अभी तक आपको नहीं मिला है, अगर आप वो चाह रहे हैं जो आपको अभी तक नहीं मिला है तो वो करना पड़ेगा जो अभी तक नहीं किया है. बात समझ में आई? तो जो भी चीज़ हम उपलब्धि के रूप में देखते हैं पहले वो क्या होती है, हमारी चुनौती होती है. तो यहाँ पर सबसे पहली चुनौती क्या थी कि शासन को कैसे चलाया जाए, शासन को कैसे चलाया जाए. तो यही सबसे पहली चुनौती थी और इसके लिए हमने कौन सी व्यवस्था को अपनाया, लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपनाया. क्लियर है बेटा? लोकतांत्रिक व्यवस्था को हमने क्या किया, अपनाया. तो यही सबसे पहली चुनौती थी कि लोकतांत्रिक व्यवस्था को कैसे स्थापित किया जाए. तो यहां पर क्या है, सबसे पहली क्या है, इसकी क्या करनी है, स्थापना करनी है और फिर धीरे धीरे इसका क्या करना है, विकास करना है. क्लियर है बेटा पॉइंट? क्योंकि इससे पहले की जो भी शासन व्यवस्था है उसका एक्सपीरियंस हम कर चुके थे. हमने राजतंत्र देख लिया था, पहले क्या था, राजा रानी का शासन था. उसके बाद हमने गुलामी का जीवन भी जी लिया. ब्रिटिशर्स आए तो उन्होंने हमें क्या बनाया, गुलाम बनाया. तो गुलामी का जीवन जो है वो भी हम जी चुके थे. और उसके बाद एक ऐसा शासन, एक ऐसी व्यवस्था जिसकी हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी वो थी डेमोक्रेसी यानी कि लोकतंत्र. तो लोकतंत्र को स्थापित करना और उसका विकास करना ही हमारी जो सबसे पहली चुनौती थी. इज़ दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? इसमें कोई डाउट? लिख लेंगे. तो पहली चुनौती क्या है, लोकतंत्र व्यवस्था को स्थापित करना. क्या करना, स्थापित करना और क्या करना, इसका विकास करना. जैसा मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में भी बताया कि फर्स्ट आना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन हर बार फर्स्ट आते रहना, अपनी जो व्यवस्था है उसको उस तरीके से बनाना कि हम हमेशा ही वहाँ रहे.
लोकतंत्र की बात की जाए तो इससे पहले ये माना जाता था कि लोकतंत्र जो है वो केवल पढ़े लिखे देशों के लिए तक ही सीमित है, ये जो नए स्वतंत्र देश है वहाँ पर ज़्यादा चलेगा नहीं। और बहुत सारे पत्रकार और मीडिया ने कहा कि ये नेहरू के जीवन की वो गलती है जिसे वो अपने जीते जी देख लेगा। लेकिन भारत ने ना केवल लोकतंत्र को अपनाया बल्कि एक सफल चुनाव करके बता दिया कि हम लोकतंत्र को कायम कर सकते हैं। और इसमें भी उस समय की बात करूं जिन देशों में लोकतंत्र था भी तो वहां पर महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था, लेकिन भारत में सभी को प्रथम चुनाव में वोट देने का अधिकार हो, इसकी व्यवस्था जो है हमारी सरकार ने की। इज दैट क्लियर बेटा? पहली चुनौती क्लियर है? पहली चुनौती क्या थी? दूसरी चुनौती के रूप में हम देख सकते हैं एकता और अखंडता को बनाए रखना। दूसरी चुनौती क्या है? ये तो क्या हो गई पहली। दूसरी क्या है? एकता और अखंडता को बनाए रखना, को बनाए रखना। अब देखिए ये क्यों जरूरी है। भारत जो है वो विविधताओं का देश है और यहां पर हर थोड़े किलोमीटर पर, या मैं कहूं 2 या 5 किलोमीटर पर, संस्कृति और भाषा जो है वो बदल जाती है। तो यहां पर हमें क्या करना है कि जो हमारी एकता है यानी विविधता में जो एकता है उसको कायम रखना और एक अखंड भारत का निर्माण करना ही भारत की सबसे बड़ी चुनौती थी। क्लियर है? इस पॉइंट में आप क्या लिखेंगे? पहले तो कि भारत में क्या है, बहुत ज़्यादा विभिन्नता है, इसको डिस्कस करेंगे। और उसके बावजूद भी हमने क्या करा, एक अखंड भारत का निर्माण किया। अब अखंड भारत में आप क्या लिख सकते हैं कि 565 देशी रियासतों को भारत में मिलाना और उसे एक छतरी के नीचे रखना ही सबसे बड़ी जो थी वो भारत के लिए दूसरी चुनौती थी। क्लियर है बेटा? अब देखिए विविधता है, अगर समस्या है तो समाधान भी होगा। तो तीसरी चुनौती क्या थी हमारी? देश के सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए विकास की नीतियों का निर्माण। अब देखिए जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि भारत जो है एक विविधता वाला देश है। यहाँ पर बहुत सारी जातियों में बटे हुए हैं, बहुत सारे समूहों में बटे हुए हैं। कोई उच्च जाति है, कोई नीची जाति है, कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई राजस्थानी है, कोई पंजाबी है। तो ऐसे में सभी का विकास हो, यानी कि जो अमीर वर्ग है उसको भी लाभ हो, यानी पूंजीपति वर्ग को भी लाभ हो, और जो सबसे नीचे पायदान पर है, जो गरीब है, जो श्रमिक है, जो किसान है, उसका भी ख्याल रखना और ऐसी नीतियों का निर्माण करना जिससे कि संपूर्ण भारत का विकास होता हो, ना कि किसी एक निश्चित वर्ग का। तो ये हमारी कौन सी चुनौती थी? 3 चुनौतियां थी। इज दैट क्लियर? एक बार क्विकली रिवीज कर लेते हैं। पहला क्या है? लोकतंत्र की स्थापना करना। दूसरा क्या है? एकता और अखंडता को बनाए रखना। और तीसरा क्या है कि समाज के सभी वर्गों का लाभ जो है वो सोचते हुए नीतियों का निर्माण करना ही हमारी 3 चुनौतियां थी। इज दैट क्लियर बेटा? इसमें कोई डाउट? तो यहाँ पर हम ये एक टॉपिक जो है ये कवर अप कर चुके हैं। आज़ादी के बाद हमारे पास कितनी चुनौतियां थी? 3 चुनौतियां थी और इन तीनों चुनौतियों को हम पढ़ चुके हैं। इसमें कोई डाउट है तो पूछ लेंगे बेटा। आगे बढ़ें, बिठा दें इसे। जो ऑनलाइन बच्चे हैं बेटा जल्दी से एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए इसके बाद जो हमारा सेकेंड टॉपिक है, सेकंड टॉपिक क्या है हमारा? शाबाश, विभाजन और उसके परिणाम। सबसे पहला क्या है? विभाजन एवं बातें नहीं। आप देखिए 12th स्टैंडर्ड के बच्चे हैं तो उसी तरीके से डील करें। तो विभाजन, विस्थापन और पुनर्वास, आपके बुक में ये 3 शब्दों का प्रयोग किया गया है। सबसे पहला क्या है? विभाजन, उसके बाद विस्थापन और उसके बाद पुनर्वास। ये जो 3 शब्द हैं ये अपने आप में बहुत बड़े शब्द हैं। तो सबसे पहले हमें समझना है कि विभाजन क्यों हुआ, उसके पीछे क्या कारण थे। तो इसके पिछले वाला जो लेक्चर है जिसमें हमने 2 नेशन थ्योरी या 2 राष्ट्र के सिद्धांत की चर्चा की थी, तो वहाँ पर भी मैंने थोड़ी चर्चा जो है वो आपके साथ साझा की थी। अब हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे। क्लियर है बेटा? तो यहाँ पर विभाजन का मतलब क्या होता है? जब कोई देश जो है वो आपस में, उसकी जो पॉपुलेशन है वो आपस में सामंजस्य नहीं कर पाती, कोऑर्डिनेशन नहीं कर पाती और उनके सामान्य हित अलग अलग होते हैं, उनके इंटरेस्ट, उनके जो कॉमन गोल्स हैं वो अलग अलग होते हैं। तो ऐसी स्थिति में कोई देश क्या होता है?
विभाजन हो जाता है। क्लियर है बेटा? अब विभाजन क्यों हुआ, सबसे पहले वर्ड क्या आना चाहिए कि ये जो विभाजन है ये क्यों हुआ, इसके पीछे क्या कारण थे। तो सबसे पहला कारण जो है भारत के विभाजन का वो है मुस्लिम लीग और जिन्ना। क्या है? मुस्लिम लीग एवं जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना पूरा नाम है। तो मोहम्मद अली जिन्ना ने टू नेशन थ्योरी जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं उसके अकॉर्डिंग बोला कि भारत किसी एक कौम का नहीं बल्कि दो कौमों का देश है। तो भारत जब भी आज़ाद हो तो वो क्या होगा? दो पार्ट में होगा। अब समस्या क्या थी कि कोई भी ऐसा हिस्सा नहीं था जहाँ पर केवल मुस्लिम बहुल आबादी थी। तो ये डिसाइड किया गया पश्चिम और पूरब में दो पाकिस्तान बनाए जाएंगे। जो पश्चिमी पाकिस्तान है वो वर्तमान तक पाकिस्तान है और जो पूर्वी पाकिस्तान है वो 1971 की लड़ाई के बाद उसे एक अलग देश बना दिया गया जिसे हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। क्लियर है बेटा? अब ये विभाजन तो हो गया। मुस्लिम लीग ने क्या करी थी? जिन्ना ने क्या करी? मांग। अब यहाँ पर जरूरी नहीं है कि आप जो मांग रहे हैं वो सही है, जरूरी नहीं है कि जो आप मांग रहे हैं वो सही है, तो उसका विरोध भी हो सकता है। तो इसका विरोध किसने किया? तो यहाँ पर कई बार क्वेश्चन आता है कि दो नेशन थ्योरी या टू नेशन थ्योरी जो है उसका विरोध किसके द्वारा किया गया। तो सबसे पहला नाम आता है खान अब्दुल गफ्फार खान। इन्हीं के नाम से आपके करोल बाग में जो गफ्फार मार्केट है वो इन्हीं के नाम से बनाई गई। तो इन्होंने टू नेशन थ्योरी यानी कि द्विराष्ट्र सिद्धांत का सबसे ज़्यादा क्या किया? विरोध किया। उसके बाद आते हैं हमारी कांग्रेस। तो कांग्रेस ने भी पहले क्या किया? इसका विरोध किया। लेकिन जैसे कि बच्चा जब बड़ा हो जाता है, बिगड़ जाता है, जिद पे आ जाता है, तो बाप की समझदारी क्या है कि उसको उसके हाल पर छोड़ दो। जब वो ठोकर खाएगा उसे समझ आएगी। तो कांग्रेस ने, खान अब्दुल गफ्फार खान ने बड़ी कोशिश की कि भाई आप ना हो, लेकिन जब बात हद से आगे निकल गई तो फिर कांग्रेस ने भी इसे स्वीकृति दे दी। अब ये जो खान अब्दुल गफ्फार खान है इनको एक और नाम से जाना जाता है। 1 मार्क क्वेश्चन आएगा, सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? ये क्वेश्चन जो है बेटा ये बहुत रिपीटेबल क्वेश्चन है, बार बार आता रहता है। सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। और इन्होंने क्या किया था? टू नेशन थ्योरी या द्विराष्ट्र सिद्धांत जो है उसका विरोध किया। क्लियर है बेटा पॉइंट? अब देखिए विभाजन हो गया। अब विभाजन से कुछ ना कुछ क्या होगी? समस्या। क्या होगी? समस्या। पहले तो हम समस्या की बात करेंगे और उसी के साथ इसको कोऑर्डिनेट करेंगे परिणामों पे। क्लियर है? तो सबसे पहली ये समस्या थी, लोगों को पता ही नहीं था। क्या नहीं पता? कि भाई वो भारत में है या पाकिस्तान में। तो हम कह सकते हैं कि ये थोड़ा सा जल्दीबाजी वाला काम हुआ, इसमें कोई प्लानिंग नहीं की गई और इसी की वजह से बहुत सारे लोग जो हैं वो बेघर हो गए। दूसरी समस्या क्या है? लोग क्या हो गए? बेघर। लोग बेघर हो गए, बच्चे अनाथ हो गए। तो हम इनको किस में रख सकते हैं? परिणामों में रख सकते हैं कि लोगों को पता ही नहीं था कि वो भारत में या पाकिस्तान में, या तो पहले प्लानिंग करते और उसके बाद उसको एग्जीक्यूट कर दे। तो परिणाम में हम क्या देख सकते हैं कि लोग बेघर हो गए, बहुत सारे लोग जो है वो अनाथ हो गए, बहुत सारे लोग शरणार्थी हो गए। क्या हो गए? शरणार्थी हो गए। और उनको कई कई सालों तक, कई महीनों तक शरणार्थी शिविरों में रहना पड़ता था। अब शरणार्थी शिविर में रहना कोई बड़ी बुरी बात नहीं है, लेकिन एक देश में, अपने ही देश में वो क्या हो गए? पराये हो गए। बहुत सारे माता पिता ने अपनी बच्ची की अस्मित, ये वर्ड ध्यान रखना बेटा, अस्मित बचाने के लिए क्या किया? उन्हें जान से मार दिया। अस्मित का मतलब होता है इज्जत। जो सिख संप्रदाय के लोग थे उन्होंने अपनी बहन बेटियों की इज्जत को बचाने के लिए क्या किया? उनको जान से मार दिया, उनको जहर दे दिया। अगर आपने गदर मूवी अच्छे से देखी होगी तो उसकी पहले 2 मिनट 30 सेकंड का जो सीन है उसमें यही दिखाया गया है कि एक बाप जो होता है वो अपनी बेटी को जहर की पुड़िया पकड़ा रहा होता है और कहता है कि बेटी अस्मित मत लूटने देना, इसको खा लेना। तो
तो सोचिए कैसे विडंबना थी। देखिए मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि कैसे विडंबना थी। एक बाप अपनी बेटी को जहर दे रहा है और ये जहर किस नाम से घोला गया? धर्म के नाम से घोला गया कि पाकिस्तान जो है वो मुसलमानों का होगा और हिंदुस्तान जो होगा वो हिंदुओं का होगा। आज हम इस सेंचुरी में रह रहे हैं और उस सेंचुरी की भी बात करें तो भारत ने अपने आप को एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाया कि सभी धर्मों का स्वागत यहाँ पर है। आप अपने धर्म को मान सकते हैं, उसके अनुयायी बन सकते हैं, उसको फैला सकते हैं। इसमें राष्ट्र जो है या राज्य जो है वो आपके कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। क्लियर है बेटा? परिणाम समझ में आ गए कि लोगों को सबसे पहला तो क्या था, लोगों को पता ही नहीं था वो कहाँ पर है, हिंदुस्तान में या पाकिस्तान में। अब इसके साथ साथ क्या हुआ, सभी चीज़ों का बंटवारा हुआ। तो जो सेना के वाद्य यंत्र थे, टेबल, कुर्सी, चम्मच, घड़ी, सभी चीज़ों का क्या हुआ, बंटवारा हुआ। अब वहाँ के जो अमीर लोग थे वो एकदम से कैसे आ गए, सड़क पर आ गए। या जो भारत में मुस्लिम संप्रदाय थे वो एकदम से क्या आ गए, सड़क पर आ गए। क्लियर है बेटा? इसमें कोई डाउट? एक बार नोट कर लेंगे फटाफट। अगर इसके परिणामों को थोड़ा सा हम और डिटेल में देखने की कोशिश करें तो 80 लाख लोग, कितने? 80 लाख लोग जो थे उनको अपना घर बार क्या करना पड़ा, छोड़ना पड़ा। यानी कि 80 लाख लोग धर्म के नाम पर इधर से उधर और इधर से इधर आए। और एक अनुमान जो कि न्यूज़पेपर के माध्यम से लगाया गया, 10 से 15 लाख लोग जो हैं उन्हें अपनी जान जो है वो गंवानी पड़ी, वो इसमें मर गए। लाहौर से पंजाब तक जो ट्रेन आती थी उसमें लाशें कट के आती थी और लाशें कट के जाती थी। इसी चीज़ को आपकी बुक में, अगर मैं एनसीईआरटी की बुक की बात करूं तो यहां पर आप देखेंगे, मैं पेज नंबर बता देता हूं आपको। एनसीईआरटी की पेज नंबर 10 पर आपको एक हेडर मिल जाएगा। ये हेडर क्या है, मेहमान नवाजी में कसर। मेहमान नवाजी में क्या हो गई, कसर हो गई। और ये जो है ये मंटो के द्वारा एक लेख लिखा गया। मंटो के ऊपर एक मूवी भी बनी थी, शायद आप लोगों ने देखी होगी, काली सलवार, जो उनके द्वारा लिखा गया एक बहुत अच्छा लेख है। उसके बाद आप ठंडा गोश, अगर उनकी किताब पढ़ेंगे तो बहुत मतलब कटाक्ष लिखा उन्होंने ही इस तरीके की एक स्टेटमेंट दिया जिसका नाम है कसरे नफसी। किसके द्वारा लिखी गई? शहादत हसन मंटो। लिख लेंगे, शहादत हसन मंटो जैसे लेखकों ने यहाँ पर सरकार के प्रति क्या किया, कटाक्ष किया। और यहाँ पर क्या होता था, जो नॉन मुस्लिम थे, जो मुसलमान नहीं थे, उन्हें तो काट दिया जाता था, और जो मुस्लिम थे उनका खीर और जलेबी के साथ स्वागत किया जाता था। तो देखिए किस तरीके की नफरत जो है इस राजनीति ने लोगों के दिलो दिमाग में भर दी थी। अब इस पॉइंट में कोई दिक्कत है बेटा? कुछ पूछना है? जल्दी से एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे, जो बच्चे लिख रहे हैं वो फटाफट लिख लेंगे। यहाँ पर हमारा जो सेकंड पॉइंट है ये भी हमने क्लियर कर लिया। अब यहाँ पर जो हम चर्चा करेंगे, आज का जो हमारा थर्ड टॉपिक है, राष्ट्र निर्माण में नेहरू की विचारधारा। देखिए नेहरू जी जो थे उन्हें आप चाचा के नाम से जानते हैं, और भी कई नामों से उन्हें जाना जाता है, लेकिन यहाँ पर हम उनके नाम के नहीं, उनके काम के और उनके विचारों की चर्चा करेंगे। सबसे पहला जो यहाँ पर हमें क्या हेडर देखना है, राष्ट्र निर्माण में, लिखते चलेंगे बेटा साथ साथ, राष्ट्र निर्माण में नेहरू के विचार या सोच, आप कुछ भी लिख सकते हैं, उनके विचार भी हैं या फिर वो क्या सोचते थे। तो अगर मैं नेहरू की बात करूं, नेहरू एक पढ़े लिखे शिक्षित व्यक्ति थे और कहीं ना कहीं उनका जो ध्यान था वो विज्ञान की तरफ था, विकास की तरफ था। और क्योंकि गांधी के साथ एक लंबा समय बिताया उन्होंने, तो जब भी आप किसी के साथ ज़्यादा समय बिताते हैं तो उससे प्रभावित होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो भारत के समक्ष जो 3 चुनौतियां थी, आप उनको भी नेहरू का विचार कह सकते हैं कि नेहरू उन्हीं तीनों विचारों को आगे बढ़ाते हैं। और उसके साथ साथ कुछ और पॉइंट भी जो है वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इज़ दैट क्लियर बेटा? तो यहाँ पर नेहरू के विचारों की बात करें तो जब पहली चुनौती थी लोकतंत्र को स्थापित करना, तो उसी के एवज में नेहरू ने क्या किया, अब भारत
राजतंत्र नहीं रहेगा। अब राजतंत्र में नहीं रहेगा तो किस में रहेगा? तो लोकतंत्र में रहेगा। ये विचार किसका था? नेहरू का था। देखिए लोकतंत्र की सबसे अच्छी डेफिनेशन की अगर मैं बात करूं तो अब्राहम लिंकन ने दी थी, जिसमें उन्होंने कहा बी द पीपल, बाय द पीपल और फॉर द पीपल, यानी कि ऐसा शासन जो जनता के लिए, जनता के द्वारा और जनता को समर्पित है। इसी तरीके के शासन की जरूरत अब आने वाले भारत को है। ये विचार किसने रखा? नेहरू जी ने रखा। क्लियर है बेटा? चलिए दूसरा पॉइंट लिखेंगे। दूसरे पॉइंट के रूप में हम देख सकते हैं कि राष्ट्रीय आंदोलन, नेहरू की छवि कहां से बनी? राष्ट्रीय आंदोलनों से बनी। तो राष्ट्रीय आंदोलन के नेता, राष्ट्रीय आंदोलन के जितने भी नेता थे के नेता क्या काम करेंगे? भाई अब तो राष्ट्र आज़ाद हो गया, अब देश आज़ाद हो गया है, तो राष्ट्रीय आंदोलन खत्म हो गया है। तो उनका अब एक काम है और उनका जो मुख्य लक्ष्य है वो है जनता की सत्ता को कायम करना। क्या है? राष्ट्रीय आंदोलन के नेता हैं, उनका अब मुख्य लक्ष्य क्या होगा? जनता की सत्ता को कायम करना। अब ये जनता की सत्ता को कायम करने से क्या मतलब है? कौन से शासन की बात कर रहे हैं हम? लोकतंत्र को स्थापित करना है। तो देखिए जो चुनौती है वही नेहरू के विचार भी हैं। यहां तक क्लियर है बेटा? फटाफट नोट डाउन करते रहेंगे। अब देखिए नेहरू जो है वो गांधी के साथ ज़्यादा समय तक रहे, तो वो क्या चाहते थे? गांधी के विचारों को बढ़ाना। अब देखिए ऐसा हो सकता है, जरूरी नहीं है, मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि आप मुझसे प्रभावित हो, लेकिन आप कुछ समय मेरे साथ रहेंगे, अब 6 महीने और रहेंगे, तो हो सकता है आप कुछ ऐसे गुण हैं जो आप मुझसे लेना चाहें, तो आप क्या हो गए? मुझसे प्रभावित होता है। तो यहाँ पर आपको 2 शब्दों में अंतर पता होना चाहिए। एक होता है प्रेरित होना और एक होता है प्रभावित होना। तो आप प्रेरित ना हो, प्रभावित हो, ऐसा किसने बोला? नेहरू जी ने बोला। और किससे प्रभावित हो? गांधी के विचारों से। तो गांधी के विचार क्या थे? ग्रास रूट पॉलिटिक्स, यानी कि ग्रामीण का विकास। क्या हो? ग्रामीणों का विकास हो। गांधी की अगर मैं बात करूं तो गांधी लोकतंत्र के आलोचक थे और उनका मानना था 50+1 का शासन नहीं होता। लेकिन नेहरू जो थे वो मॉडर्न थे और इसीलिए उन्होंने लोकतंत्र जैसी जो पॉलिसी है उसको अपनाया। गांधी मशीनों को ईवल मानते थे, शैतान मानते थे। तो गांधी का सबसे पहला विचार जो है वो ग्रास रूट पॉलिटिक्स है, यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों का हम किस तरीके से विकास करेंगे। और आप देखेंगे नेक्स्ट जो हम चैप्टर पढ़ेंगे उसमें 5 ईयर प्लान्स को पढ़ेंगे, तो जो पहली पंचवर्षीय योजना थी वो पूर्ण रूप से ग्रामों पर, एग्रीकल्चर पर आधारित थी। ये आप टॉपिक अपने इको में भी पढ़ेंगे। उसके बाद हम देख सकते हैं कि जो नेहरू थे वो क्या थे? औद्योगिकीकरण के पक्ष में थे। उनका मानना था कि कोई देश जो है उसका विकास तभी हो सकता है जब वो अपनी इंडस्ट्री को बढ़ाए। और यहाँ पर लास्ट पॉइंट के रूप में हम देख सकते हैं कि उन्होंने विज्ञान एवं संचार साधनों के विकास पर अधिक जोर दिया। अब देखिए संचार साधन और विज्ञान ये 2 ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से कोई भी देश जो है वो क्या होता है? आगे बढ़ता है। विदाउट साइंस वी आर नॉट डेवलप्ड। अगर हमारे जीवन में विज्ञान ना हो, साइंस ना हो, तो यहाँ पर क्या होगा? हम कहीं ना कहीं पीछे रह जाएंगे। क्लियर है बेटा? यहाँ पर लास्ट पॉइंट एक और लिख लो। अगर 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, कम से कम आपके पास 6 पॉइंट होने चाहिए कि धर्म वाला जो विचारधारा थी इसके नेहरू क्या थे? बहुत ज़्यादा खिलाफ थे, अगेंस्ट थे। तो हम क्या कह सकते हैं? सांप्रदायवाद से भारत को दूर रखना। लास्ट पॉइंट के रूप में आप क्या लिख सकते हैं? संप्रदायवाद से भारत को दूर रखना। देखिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम किसी संप्रदाय के पीछे चलने लगे तो देश का विकास नहीं हो पाएगा। ये लेक्चर ऑलरेडी लंबा हो गया स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर ये जो नेक्स्ट पॉइंट है राज्य पुनर्गठन आयोग एवं इसकी सिफारिशें, इसे हम अपनी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।